अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं सियासतनामा यूट्यूब चैनल। मैं आपका मेज़बान उस्मान ख़ान। चीज़ें जो हैं वो बड़ी क्लियर होती नज़र आ रही हैं। अरशद शरीफ की मौत को लेकर बहुत से मुअम्मा जो थे मुअम्मा वो अब क्लियर होना शुरू हो गए हैं। वो कौन बंदा था आखिर जिसको मोबाइल लेकर जाने की इजाज़त दी गई पोस्टमार्टम के दौरान? ये तस्वीरें क्यों रिलीज़ की गई? इन तस्वीरों को रिलीज़ करने से क्या सबक दिया जा रहा है और किन सहाफ़ियों को सबक दिया जा रहा है? और अरशद शरीफ की बेवा को, जो उसकी बीवी थी उस वक्त, उसकी बेवा को जो है मोबाइल लेकर जाने की इजाज़त नहीं थी। उसकी बेवा को पोस्टमार्टम रूम के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। जब उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा था उसका जिस्म, बॉडी को देखने की इजाज़त नहीं दी गई थी। और आपको बताएं कि उसकी जो जिस्म है उसको कत्ल करने से पहले 3 घंटे तक तशद्दुद किया जाता रहा। ये सफाकियत की हर हद जो है वो पार कर दी गई है। उसके नाखून खींचे गए, उसकी पसलियों को तोड़ा गया, अरशद शरीफ के उंगलियों को तोड़ा गया, उसकी कलाइयों को तोड़ा गया, उसके जिस्म के जोड़ जो हैं उनको टुकड़े टुकड़े किया गया। और ये सब बेईमाना तशद्दुद 3 घंटे तक उस पर किया जाता रहा। उसके बाद उसके सर में गोली मारी गई और उसके जिस्म को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद फिर ये पुलिस का ड्रामा रचाया गया। ये एक प्री प्लान मर्डर था जो अरशद शरीफ के साथ जो है वो हुआ। और अब सवाल ये पैदा होता है कि जब उसकी मैयत पाकिस्तान आई तो पाकिस्तान आने के बाद पोस्टमार्टम वाले रूम में डॉक्टर्स के साथ किसी को मोबाइल लेकर जाने की इजाज़त नहीं होती है। और वो कौन इंसान था जिसने ये तस्वीरें बनाई हैं? और वो तस्वीरें बनाने के बाद वो तस्वीरें आगे किसी और को भेजी गई हैं और देन जिसको भेजी गई तस्वीरें उसने वो तस्वीरें कामरान शाहिद को भेजी हैं। अब याद रखिएगा ये कामरान शाहिद सहाफ़ी कौन है। कामरान शाहिद जो है वो एक किस्म का जो है वो ऐसा सहाफ़ी है जिसको बहुत से लोग अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब कामरान शाहिद को ये तस्वीरें भेजने का मकसद और कामरान शाहिद से ये तस्वीरें डिलीट करवाने का मकसद ये था कि ये पैगाम दिया जाए बहुत से इदारों को, बहुत से लोगों को कि जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो भी उनके खिलाफ बोलेगा, ठीक है, उसको उसके साथ भी यही हशर किया जाएगा, उसके साथ भी इसी तरह से बर्ताव किया जाएगा जिस तरह जो है वो अरशद शरीफ के साथ किया गया है। तो पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं, जो बोलने वाले हैं, जो मुल्क की खातिर आवाज़ उठाने वाले हैं, उनको डराने धमकाने की ये एक टैक्टिक है और ये अखलाकियात से बहुत गिरी हुई हरकत है। और आपको अगर हम बताएं तो ये इस तरह के मामला जो हैं वो किसी थर्ड वर्ल्ड के मुल्कों में चलते हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जो लोग हैं जिनको को बोलने की बराए नाम, तो वैसे देखा जाए तो आज़ादी सहाफ़त एक सिर्फ बराए नाम रह गई है। बाकी जो भी बोलता है इस मुल्क की खातिर, जो हक और सच की बात करेगा, उसको पकड़ के उसको निशाने इबरत बना दिया जाएगा। और ये चीज़ें चल रही हैं हमारे मुल्क के अंदर और ये कौन लोग हैं, इस चीज़ों को स्टॉप होना चाहिए। लेकिन सवालिया निशान यहाँ पर पैदा होता है कि उसकी बेवा को मोबाइल ले जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी कि वो ताकि देख ना ले, वो कोई तस्वीर ना बना ले। और इसके अलावा आपको बताएं तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो आए रोज़ ये वीडियो गर्दी और तस्वीर गर्दी जो चल रही है, इस सारी सिनेरियो को कंटिन्यू करने के लिए अरशद शरीफ की तस्वीर जो जारी की गई हैं, ये मैं समझता हूँ इसकी पूरी दुनिया को मजम्मत करनी चाहिए। और ये एक बहुत ही जो है वो अंदोहनाक वाक़या है, बहुत ही दुख और अफसोस का मकाम है इस सारी सूरत हाल को देखते हुए। यकीन करें कि दिल खून के आंसू रोता है इस तरह की चीज़ें जब हमारे मुल्क के अंदर वकूफ़ पजीर होती हैं। और जो कुछ नाम नहाद के सहाफ़ी हैं जो अब आंसू बहा रहे हैं, ये मगरमच्छ के आंसू हैं। याद रखिएगा यही वो लोग थे जब अरशद नदीम जिंदा था तो इन्होंने उसका जीना मुहाल किया हुआ था। उसको जो है वो नंगा करने के डर से वो बंदा पाकिस्तान से बाहर गया। और अब ये सारे का सारा मामला जो है वो डाला जाएगा ARY के मालिक के ऊपर और इमरान खान के ऊपर, क्योंकि इमरान खान ने एक बयान दिया था कि उसने बताया था कि मैंने अरशद शरीफ को कहा कि तुम पाकिस्तान से बाहर चले जाओ। इमरान खान ने तो उसके साथ जो है वो हमदर्दी की, लेकिन अब ये सारा मामला इमरान खान की तरफ डालने की तरफ तैयारियां हो रही हैं और इस पर जो है वो लोगों को टास्क दे दिए गए हैं कि अपनी अपनी आप रेस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लें, आपने ये चीज़ निकालनी है, आपने ये निकालनी है। इसके बाद आपको बताएं औरिया मकबूल जान ने क्या बताया है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो अरशद नदीम का मामला हुआ है और ये तस्वीरें सारी जारी की गई हैं,
تو وہ جو صحافی کامران شاہد ہے اس کی کریڈیبلٹی پر بہت زیادہ آلریڈی سوالیہ نشان ہے. وہ ایک جانبدار صحافی سمجھا جاتا ہے. بہت سے دانشور اور بہت سے صحافی اس کو جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ہر قسم کی کنٹروورسی کے اندر جو ہے وہ شکار دیکھتے ہیں. وہ بہت سے لوگوں کے مقاصد کے لیے یوز ہونے والا صحافی ہے. اس کو لوگ یوز کرتے ہیں اور یوز کرنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. اس پر تو جو ہے وہ بات کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. لیکن جب بات آ جاتی ہے نا کہ جو ڈاکٹرز تھے, ڈاکٹرز کو کس لوگوں نے منع کیا تھا, وہ کون شخص تھا جس نے منع کیا کہ یہ رپورٹ ابھی جاری نہیں کرنی, اور یہ رپورٹ 8-10 دن گزرنے کے بعد جاری کی گئی, اور وہ بھی سپریم کورٹ کے آرڈرز کے اوپر, ورنہ وہ رپورٹ بھی جاری نہیں کر رہے تھے. یہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اگر نہ آتی تو کسی کو پتہ ہی نہ چلتا کہ ارشد شریف کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوئے ہیں, اور اس کی جو جسم کے اوپر تشدد کیے گئے وہ تشدد قوم کے سامنے نہ آتے. اور اب یہ ساری چیزیں چونکہ کھل کے سامنے آ گئی ہیں, اور یہ وہ لوگ جو اس کو جو ہے وہ ایک ناگہانی جو قتل کی واردات ہے, پولیس کا مقابلہ ہے, اس سے جوڑ رہے تھے, وہ سب بے نقاب ہو گئے ہیں. اور یہ چیزیں اب کھل کے سامنے آ رہی ہیں. جو نیروبی کی پولیس ہے, جو کینیا کی پولیس ہے, وہ ایک بدنام زمانہ پولیس ہے جس کو پیسے دے کر کوئی بھی کام کروایا جا سکتا ہے, اپنی مرضی کے بیان لیے جا سکتے ہیں, کوئی ٹاسک دیا جا سکتا ہے. تو اس کے بارے میں تو پوری دنیا کے اندر آلریڈی رپورٹس بہت زیادہ مشہور ہیں اور عام ہیں کہ وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں اور کیسے وہ اپنے لوگوں پر تشدد کرتے ہیں, اور کوئی بھی بیرون جو ہے وہ ملک کی کوئی بھی لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں کچھ چند پیسوں کے عوض. تو یہ معاملات ہیں جو کہ انتہائی دکھ اور افسردہ معاملات ہیں. اس پر جو ہے وہ کوئی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے, جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. ابھی تک کے لیے یہ اپڈیٹس ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو شیئر کیجیے گا. اپنا رکھیے گا خیال. خدا حافظ.